Hello students, today I'll discuss about heat engine and refrigerator. Refrigerator is also called heat pump. So first of all, I'll discuss about heat engine. So what is heat engine? Heat engine is the machine. मतलब यहाँ पे कह सकते हो कि heat engine is a machine to convert to the heat source to the mechanical work. मतलब यहाँ पे heat source से mechanical work में यहाँ पे तुम्हारा conversion होता है कुछ इस तरीके से, मतलब heat दे करके किसी को हम mechanical work करा सकते हैं. Like this, for this one is the example. ये पिस्टन वाला सिस्टम हम लोग ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि मान लो यहाँ पे हीट सोर्स है, यहाँ से हीट इस गैस, ये आइडियल गैस को मिल रहा है, और ये गैस जो है वो क्या करेगा, इस पिस्टन को ऊपर की तरफ उठाता है. तो होता है यहाँ पे क्या है, किस तरीके से हीट इंजन वर्क करता है इसको समझो. यदि ये पिस्टन को यहाँ से हीट देंगे कंटिन्यूसली तो इसका टेम्परेचर चेंज होगा, साथ ही साथ वॉल्यूम चेंज होगा. तो उसके चेंज होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन होगा. वर्क इज इक्वल्स टू पी डी भी हम लोग जानते भी ऑलरेडी. तो यहाँ पे वर्क डन होगा, मतलब इस हीट के कारण यहाँ पे कौन सा वर्क हो रहा है, मैकेनिकल वर्क हो रहा है. ठीक है. अब थोड़ा सा कंडीशन और यहाँ पे समझ लेते हैं. यहाँ पे यदि इसको हम लोग ब्लॉक डायग्राम से समझेंगे, ब्लॉक डायग्राम से, तो ये आपको जो दिख रहा है ना, ये डायग्राम यहाँ पे, ये है इसका ब्लॉक डायग्राम. तो हम लोग यदि सबसे पहले देखा जाए यहाँ पे, तो हम लोग ब्लॉक डायग्राम को ही देखेंगे, ब्लॉक डायग्राम. ठीक है. तो ब्लॉक डायग्राम में क्या क्या चीज़ है उस चीज़ को देख लो. यहाँ पे दिस इज द ब्लॉक डायग्राम. यहाँ पे हम दो चीज़ लिए हैं, ये पहला है तुम्हारा हीट सोर्स और दूसरा है सिंक. अब हीट सोर्स तो समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ से हम हीट को सप्लाई कर रहे हैं, कुछ हीट को इसमें यहाँ से सप्लाई करेंगे इस मशीन में. एक ब्लॉक डायग्राम है इसका. ठीक है. मतलब मशीन का कुछ ये तीन फंक्शन होता है, एक तुम्हारा सोर्स, दूसरा सिंक और तीसरा वर्किंग सब्सटेंसेस. मतलब वर्किंग सब्सटेंसेस मतलब गैस, दिस वन. मतलब यहाँ पे हीट सोर्स कौन हो गया, यहाँ पे ये वाला सिस्टम, ये जो है हीट सोर्स हो गया. ये जो वर्किंग सब्सटेंस दिखाए यहाँ पे, ये कौन हो गया, गैस. ठीक है. गैस या तो गैस के कारण जो यहाँ पे वर्क हो रहा है उसको बोलेंगे. और ये सिंक क्या है, ये तुम्हारा इस, ये जो तुम्हारा है सो नया लग रहा होगा यहाँ पे. तो देखो इस डायग्राम से समझते हैं हम लोग सिंक किसको बोलते हैं. इसको हीट मिला, इस पिस्टन को क्या करेगा, ऊपर की तरफ उठाएगा. तो यहाँ पे गैप रखा जाता है. तो ये पिस्टन जो है ना, ये उठेगा आगे, आगे की तरफ उठेगा. जैसे उठेगा आगे तो यहाँ से क्या होगा, इसका एनर्जी हीट, हीट जो है सो यहाँ से रिलीज हो जाएगा सराउंडिंग में. हीट यदि सराउंडिंग में रिलीज हो जाएगा तो ये पिस्टन जो है ना, नीचे डाउन की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मतलब आना स्टार्ट हो जाएगा. तो एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे हो क्या रहा है कि मान लो यहाँ से हम 100 जूल एनर्जी दिए, 100 जूल एनर्जी, तो ये वर्क किया इस पर. ठीक है. तो 100 जूल एनर्जी का पूरा वर्क नहीं हो पाता है. यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि 100 जूल एनर्जी दिए, कुछ देर तक ये उठाया उठाया उठाया, और फाइनली कुछ हीट जो है सो यहाँ से रिलीज हो जा रहा है. इसका मतलब क्या है कि यदि हम 100 जूल एनर्जी दिए तो 100% ये वर्क ना करके कुछ एनर्जी को ये रिलीज कर दे रहा है, किस में, सराउंडिंग में कर दे रहा है. तो इसको इस डायग्राम से ना समझ करके हम लोग थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझेंगे. तुम देख सकते हो जैसे कार हो गया या तो फिर मोटरसाइकिल हो गया, जितना भी चीज़ है सब में साइलेंसर लगा होता है. साइलेंसर जो पीछे साइड से धुआं फेंकता है, तो वो तुम्हारा जो धुआं फेंक रहा है ना, दैट इज द सिंक. उसको सिंक बोला जाता है. मतलब कोई भी आज तक वैसा कोई व्हीकल या तो कोई भी मशीन नहीं बना है जो कि 100% एफिशिएंट हो. 100% एफिशिएंट मतलब वो 100% एनर्जी को यूज़ कर पाए. इवन हम लोग भी जो खाते हैं वो 100% एनर्जी को हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं. ठीक है. तो एनर्जी जो है ना 100% कंजम्पशन नहीं हो पाता है. तो कोई भी मशीन आज तक नहीं बना है जो कि 100% एनर्जी को कंज्यूम करे. यदि एनर्जी 100% कंज्यूम करता तो साइलेंसर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. ठीक है. इसलिए कुछ एनर्जी को सराउंडिंग में ट्रांसफ़र करते हैं, और सराउंडिंग में जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है मतलब रिलीज हो रहा है, दैट वन एनर्जी, मतलब दैट वन पॉइंट इज द सिंक, उसको सिंक बोलते हैं. और उसका टेम्परेचर हमेशा लोवेस्ट होता है तुम्हारा किससे, सोर्स से. तो कैसे हम लोग इसको समझें. मान लो यहाँ पे हीट सोर्स है, ये डायग्राम है ना, यहाँ पे हीट सोर्स है, ये वर्किंग सब्सटेंसेस वो कौन सा, गैस, और ये हमारा हो गया साइलेंसर मतलब सिंक. ठीक है. तो हम स्टार्टिंग में मान के चलते हैं कि यहाँ पे 100 जूल इसको दे रहे हैं, 100 जूल एनर्जी दे रहे हैं. मतलब Q1 जो इसको दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है, 100 जूल. ये Q1 जो देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ से हीट हम 100 जूल दिए, Q1 हो गया ये वाला मेरा. 100 जूल इसमें गया, ये वर्क किया यहाँ पे, और 100 जूल टोटल वर्क नहीं कर पाया, मतलब 100 जूल को पूरा यूज नहीं कर पाया. मान लेते हैं कि ये 80 जूल को वर्क किया, मतलब 80 जूल वर्क किया ये. तो बचा कितना, 100 में 80 चला गया तो 20 बचा. मतलब ये Q1 जो यहाँ से बाकी जो बचेगा वो रिलीज हो जाएगा बाहर की तरफ, वो कितना होगा, 20 जूल. तो 20 जूल हमारा किस में चला जाएगा, सिंक में. सिंक मतलब एक तरीके से बोल सकते हो सराउंडिंग में. ठीक है. तो ये कुछ फंडा यहाँ पे हो रहा है. तो सिंक मतलब लोवेस्ट टेम्परेचर एंड सोर्स मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर. तो कुछ इस तरीके का फंडा यहाँ पे है.
इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कंडीशन भी डाल दिए कि हियर टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर देन टेम्परेचर T2। तो T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 इज द सोर्स एंड T2 इज द सिंक। ठीक है, तो यहाँ पे T1 देखो लिख दिए हीट सोर्स की जगह पे, और सिंक की जगह क्या लिख दिए, T2 लिख दिए। तो कुछ इस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। अब बात यहाँ पे रही कि ये वर्क कितना कर रहा है। तो वर्क कितना कर रहा है, वर्क की एनर्जी कितना दे रहे हैं, यहाँ पे हीट दे रहे हैं, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी यू नो ऑलरेडी। तो Q1 यहाँ से दे रहे हैं 100 जूल है, 100 में किसको माइनस करना पड़ेगा, 20 को, तब हमारा कितना वर्क हो रहा है 80 जूल। तो 100 माइनस 20 करना पड़ेगा, मतलब Q1 माइनस, सॉरी यहाँ पे Q2 होगा दिस वन, तो Q1 माइनस Q2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 इज द वर्क डन। ये तुम्हारा वर्क डन होगा, मतलब कितना यहाँ पे 100 माइनस 20, सॉरी 80 इज इक्वल टू 20 आएगा तुम्हारा, सॉरी 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80 जूल आएगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पे वर्क होता है। तो तुम्हारा ये वर्क डन हो गया, वर्क इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, मतलब सोर्स का जो टेम्परेचर है, सॉरी सोर्स का जो हीट है माइनस सिंक का जो हीट है, दोनों को एक दूसरे से माइनस कर देते हैं। तो Q1 यहाँ पे बड़ा है ना, इसलिए इसको हमको पॉजिटिव में रखना पड़ा, और माइनस में कौन है, Q2 छोटा है, इसलिए इसको माइनस में रखें। कुछ इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट तुम्हारा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये फंडा है यहाँ पे। तो ये यहाँ तक हो गया। हम लोग देखिए कि इंजन किस तरीके से वर्क कर रहा है। ये दो फंडा है इसका, हीट सोर्स से कुछ एनर्जी को दे रहे हैं, जो वो एनर्जी को क्या कर रहा है, वो सिस्टम में गैस को वो हीट कर रहा है, गैस हीट होने के कारण पिस्टन जो है सो ऊपर की तरफ उठ रहा है, मतलब वहाँ पे मैकेनिकल वर्क हो रहा है। और वो मैकेनिकल वर्क जो है सो 100% एनर्जी को यूज नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण वो कुछ एनर्जी को सिंक के थ्रू सराउंडिंग में क्या कर दे रहा है, रिलीज कर दे रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मशीन जो है सो काम करता है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा एफिशिएंसी पे इसका, कि कितना एफिशिएंट है ये। इसका एफिशिएंसी देखो, कोई भी मशीन है ना तो उसका एफिशिएंसी को कैलकुलेट किया जाता है। तो कितना एफिशिएंट है ये, एफिशिएंट का मतलब है कितना कारगर है, कितना कितना एनर्जी को ये यूज कर पाता है। तो इसको कैसे, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एफिशिएंसी का। तो एफिशिएंसी यहाँ पे हेडिंग डालेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का जो सिंबल है वो होता है ईटा, इस तरीके से एन को थोड़ा सा बढ़ा देना है, ईटा के टाइप से लिखते हैं इफिशियंसी का सिंबल। और इसका फॉर्मूला होता है तुम्हारा वर्क डन, मतलब जो वर्क डन हो रहा है और जो पहला सोर्स का हीट है, वो दोनों का रेशियो होता है। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ वर्क डन डिवाइड बाय सोर्स ऑफ हीट, हीट सोर्स। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला होगा, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइड बाय हीट सोर्स। ये दोनों के रेशियो के बराबर तुम्हारा एफिशिएंसी होता है। तो आप देख भी सकते हो कि वर्क जो एक कर रहा है तो इस हीट को यूज कर रहा है, उसका तो यहाँ पे यूज नहीं है ना, वो तो सराउंडिंग में ट्रांसफर हो जा रहा है Q2, तो Q2 का यहाँ पे कोई रोल भी नहीं है उस तरीके से। इसीलिए हम लोग कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन पर यूनिट सोर्स बोल सकते हो, वर्क डन पर यूनिट हीट सोर्स, वर्क डन पर यूनिट हीट सोर्स, मतलब हीट सोर्स हम जितना ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा वर्क होगा। कुछ इस तरीके से समझा जा सकता है इसको। वर्क की जगह पे वैल्यू को चेंज करो, ईटा इज इक्वल्स टू वर्क की जगह क्या वैल्यू है हमारा, Q1 माइनस Q2, तो यहाँ पे रख दो Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई क्या है Q1। तो आप देखो इसको यदि हम फ्रैक्शन करें तो फ्रैक्शन में क्या आएगा, Q1 बाई Q1 मतलब 1 आ जाएगा, माइनस Q2 बाई Q1 हो जाएगा यहाँ पे, कुछ इस तरीके से। तो ये फार्मूला आ जाएगा, मतलब एफिशिएंसी का फार्मूला जो हो गया ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1, दिस इज द एफिशिएंसी। और कोई भी इंजन का आज तक 100% मतलब एफिशिएंसी नहीं हुआ है। इंजन का एफिशिएंसी 100% कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। आज तक कोई इंजन वैसा नहीं बना जो कि 100% एफिशिएंट हो। ठीक है, 95 तक हो सकता है, 90% तक हो सकता है, 97% तक हो सकता है, बट 100% एफिशिएंट होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ ना कुछ एनर्जी जो है सो सराउंडिंग में ट्रांसफ़र होना ही है। सराउंडिंग में सारा कुछ ना कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगा। यदि 100% एनर्जी यूज होता तो हमको गाड़ी में साइलेंसर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब इसी को यदि हम इसी इक्वेशन को इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर यदि लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। तो थोड़ा सा एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे मैं बता दूँ। हम जानते हैं कि हीट जो किस पे डिपेंड है, टेम्परेचर पे, मतलब हम जितना ज़्यादा हीट को बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। मतलब हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। यदि इस रिलेशन को यहाँ पे हम देख सकते हैं तो यहाँ पे बोलेंगे Q जो है इसका प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कॉन्स्टेंट आएगा K, और यहाँ पे क्या हो जाएगा T। ठीक है, तो ऐसे में हम लिख सकते हैं इसको, यदि ऐसा कुछ है तो या तो डायरेक्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q1 पहला सोर्स है ना, Q1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा K कॉन्स्टेंट तो सेम होगा सबके लिए, T1 हो जाएगा। और Q2 के लिए क्या होगा, Q2 के लिए K T2 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से दोनों को यदि हम डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, K कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या रिजल्ट आएगा, Q1 डिवाइड बाई Q2
इज इक्वल्स टू T1 डिवाइड बाई T2, कुछ इस तरीके से। मतलब जहाँ पे Q1 है वहाँ पे T1 लिख सकते हैं, जहाँ पे Q2 है वहाँ पे T2 लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्ट, ठीक है। तो यदि ऐसा लिख सकते हो तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर वी विल राइट द एफिशिएंसी विल बी 1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी, दिस वन। ओके, आप यहाँ एक लाइन ऐड कर देना कि एफिशिएंसी नेवर विल बी 100%, ठीक है। एफिशिएंसी कभी 100% नहीं हो सकता है। 100% तभी होगा जब ये वर्क डन पूरा 100% जो एनर्जी देंगे वो पूरा वर्क यदि कर लेता है तो 100% एफिशिएंट होगा, बट वैसा कोई मशीन आज तक बना नहीं है। नेक्स्ट वन कंडीशन यहाँ पे है, ठीक है, ये तो हो गया। इसमें एक्चुअल में एफिशिएंसी देखा जाता है और किस तरीके से मशीन वर्क कर रहा है उस चीज़ को ये देखा जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ हो गया हमारा। तो यहाँ पे क्या, एक बार फिर से मैं समझा दूँ, ये हो गया तुम्हारा हीट सोर्स। ये Q1 जो क्या कर रहा है, ऑब्जॉर्व कर रहा है हीट को, क्या कर रहा है ये ऑब्जॉर्व, ये ऑब्जॉर्व कर रहा है, ठीक है, ऑब्जॉर्बिंग बोल सकते हो। और ये क्या कर रहा है Q2 रिलीजिंग, ये हीट को रिलीज कर रहा है। किधर कर रहा है, सराउंडिंग में कर रहा है, बाहर कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये मशीन यही ना हो गया, वर्किंग सब्सटेंस जो है यहाँ पे गैस है वही हीट हो रहा है, वही जो है सो तुम्हारा यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हीट इंजन। हीट इंजन का कुछ टाइप होता है, तो हीट इंजन का कौन कौन सा टाइप है उसको समझ लेते हैं हम लोग। हीट इंजन टाइप्स ऑफ हीट इंजन, हीट इंजन का टाइप होता है कुछ। तो इसमें बेसिकली हम लोग दो टाइप को समझेंगे। पहला टाइप जो है, पहला टाइप है तुम्हारा एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन, एक्सटर्नल कंबसन इंजन, एक्सटर्नल। और एक होता है इंटरनल, इंटरनल कंबसन इंजन। मतलब एक एक्सटर्नल कंबसन इंजन है और एक इंटरनल कंबसन इंजन है। मतलब एक्सटर्नल किसको बोलेंगे, एक्सटर्नल पुराने ज़माने में स्टीम इंजन हुआ करता था, जैसे ट्रेन हो गया, ट्रेन चलती थी तो कोयला उसमें डालना पड़ता था, तो वो तुम्हारा एक्सटर्नल कंबसन इंजन था। वो मतलब बाहर से हम लोग उसको क्या करते, हीट देते थे और जाकर के वो स्टीम बनाते थे और स्टीम से वो ट्रेन चलती थी पहले, तो उसको एक्सटर्नल कंबसन इंजन बोलेंगे। बट आजकल अभी जितना कार देखते हैं या तो मोटरसाइकिल देखते हैं, तो इस सब में क्या है ना, सिलेंडर होता है और सिलेंडर के अंदर तुम्हारा बर्न होता है, मतलब इंटरनली यहाँ पे बर्न होता है, पेट्रोल जलता है वहाँ पे। मतलब जो भी हम फ्यूल्स देते हैं उसको, जो भी उसको हम एनर्जी देने के लिए जो भी वहाँ पे सोर्स उसको देते हैं, वो सोर्स जो वहाँ पे बर्न होता है, ठीक है, वो उसका बर्निंग जो आई मीन कम्बसन जो होता है वो कम्बसन होता है इंटरनली, सिलेंडर के अंदर कम्बसन होता है उसका। तो यहाँ पे जो हम बोल सकते हैं इसका एग्जांपल मोटरसाइकिल वगैरह, मोटरसाइकिल, कार एंड व्हीकल्स, जितना भी व्हीकल्स है तुम्हारा आज का जो लेटेस्ट वाला है वो सब तुम्हारा जो सो इंटरनल कंबसन पे बेस्ड है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हीट इंजन, फर्स्ट वन इज द एक्सटर्नल कंबसन इंजन एंड सेकंड वन इज द इंटरनल कंबसन इंजन। एग्जांपल आप खुद से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या चीज़, हीट इंजन। अब हम लोग बात करते हैं रेफ्रिजरेटर पे। रेफ्रिजरेटर देखो हर किसी घर में अभी अवेलेबल है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर मतलब जो घर में आप फ्रिज यूज़ करते हो, फ्रिज, उसी को रेफ्रिजरेटर बोला जाता है, जिससे आप पानी ठंडा करते हो या तो फिर कुछ भी ठंडा करते हो उसमें, है ना। फ्रिज आपके घर में होगा तो उसको रेफ्रिजरेटर बोला जाता है, या फिर उसको हीट पंप भी बोला जाता है, हीट पंप। तो यहाँ से तुम मतलब इस पॉइंट से ही समझ में आ रहा होगा तुमको कि हीट पंप मतलब क्या कर रहे हैं हम, उसको ठंडा करते हैं, मतलब हीट को वहाँ से क्या करना है, रिलीज करना है, हम हीट को रिलीज कर देना है। तो कुछ नहीं, जस्ट उल्टा है। हीट इंजन जो जिस तरीके से वर्क कर रहा है उसका जस्ट उल्टा है तुम्हारा रेफ्रिजरेटर। तो देखते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है, रेफ्रिजरेटर किस तरीके से वर्क करता है। तो बस ये तुम्हारा जस्ट उल्टा कर देना है, क्या है, जहाँ से Q2, जहाँ से हम Q1 ले रहे थे, देखो ये सिंक है ना, ये देखो ये सिंक, अब हमको डायरेक्शन डायरेक्ट उल्टा कर देना है, ऐसे सिंक से सोर्स की तरफ, सिंक से सोर्स की तरफ यदि हम कर देंगे डायरेक्शन इसका, तो यही कंस्ट्रक्ट, यही डायग्राम हमारा काम कर जाएगा रेफ्रिजरेटर के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम क्या किए हैं, इसके डायग्राम में यहाँ पे क्या किए, देखो पहला तुम्हारा क्या, कोल्ड रिजर्व वायर। कोल्ड रिजर्व वायर मतलब जो रिजेक्टेड हीट था हमारा Q2 से, जो वहाँ पे हीट इंजन में जो रिजेक्टेड हीट था उसको फिर से हम यूज़ कर रहे हैं। रिजेक्टेड हीट को फिर हम दे रहे हैं कहाँ पे, एक सिस्टम में, मतलब एक कोल्ड रिजर्व वायर है, मतलब इसका टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर धीरे धीरे लूज हो रहा है। मतलब कह सकते हो एक तरीके से, यहाँ समझो, ये जो तुम देख रहे हो ना यहाँ पे, ये हो क्या रहा था कि यहाँ पे हम हीट देते थे तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा था। तो ये वर्क जो यहाँ पे हो रहा है वो किस तरीके का वर्क हो रहा है, ऑन द
मतलब बाय द गैस या ऑन द गैस, ये जो वर्क हो रहा है वो हो रहा है ऑन द गैस। ये जो यहाँ पे वर्क हो रहा है इसमें ये होता है ऑन द, सॉरी गैस नहीं, सिस्टम बोलो अच्छा लगेगा, ऑन द सिस्टम। इसमें जो वर्क हो रहा है वो हो रहा है किसमें, ऑन द सिस्टम, वर्क ऑन द सिस्टम। बट यहाँ पे क्या होगा, इसमें जो तुम्हारा रेफ्रिजरेटर है उसमें होगा वर्क बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम मतलब क्या है, देखो ये ऊपर की तरफ गया, उसमें हमारा हीट इंजन काम कर रहा है। अब क्या है कि इससे यहाँ से एनर्जी निकल जाएगा, बहुत सारा रिलीज हो जाएगा। तो अब ये पिस्टन जो है किधर आना स्टार्ट हो जाएगा, डाउनवर्ड। क्यों डाउनवर्ड आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर इसका घट रहा है, ठीक है, इसका टेम्परेचर धीरे धीरे लूज हो रहा है। तो टेम्परेचर का लूज होना ही तुम्हारा क्या होगा, ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम मतलब टेम्परेचर का लूज होना, टेम्परेचर का घटना। तो वही फंडा यहाँ पे तुम्हारा हो रहा है रेफ्रिजरेटर में, कुछ इस तरीके से टेम्परेचर को मतलब टेम्परेचर घट रहा है। तो घट कहाँ से रहा है, इस कोल्ड रिजर्वायर मतलब सिंक इसी को मान लेंगे हम लोग, और इसका टेम्परेचर कम है। तो यहाँ से यदि हीट रिलीज हो रहा है, मतलब यहाँ से हीट निकल रहा है बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ निकल रहा है, देखो ये हीट गया यहाँ पे वर्क किया, और वर्क करने के बाद फिर सराउंडिंग में क्या करता है, उस हीट को ट्रांसफ़र कर देता है। तो आप फ्रिज को गौर से देखना, फ्रिज में जो है ना एक गैस का सिलेंडर लगा होता है पीछे साइड में, उसको देखना, और एक जाली टाइप से तुम्हारा फ्रिज में होगा पीछे साइड, और वो जाली बहुत हीट हो जाता है। वो जाली पीछे जो रहता है फ्रिज के पीछे जाली टाइप से होता है, तो वो बहुत हीट हो जाता है। हीट होने के कारण है मतलब क्या होता है ना कि यहाँ से ये जब ठंडा करता है ना, इसको ठंडा करना मतलब टेम्परेचर को लूज़ करना। टेम्परेचर को लूज़ करने के मतलब टेम्परेचर लूज़ किया तो हीट कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, तो जाता है, और वो जाली के थ्रू, जाली को ही मान लो ना तुम एक तरीके से सराउंडिंग, तो उधर से ही हीट हमारा बाहर की तरफ निकलता है उसी तरफ से। तो वो जो है ना, जब हीट यहाँ से जितना आउट होगा तो सराउंडिंग की तरफ ट्रांसफ़र होगा, तो वहाँ तो गर्म होना तो स्वाभाविक है। तो कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं कि Q2 जो है सो यहाँ पे कम है इन कंपैरिजन ऑफ Q1। यहाँ से तुम्हारा कुछ इस तरीके से लूज हो रहा है हीट, हीट का कम होना कुछ इस तरीके से हो रहा है। सारा फंडा सेम है, बट सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे यही है कि Q1 से Q2 की तरफ तुम्हारा किस में आ रहा था, हीट इंजन में आ रहा था एनर्जी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी तुम्हारा उल्टा जस्ट है, Q2 से Q1 की तरफ जा रहा है। मतलब हीट का यहाँ पे लूज हो रहा है, मतलब हीट का यहाँ पे लॉस हो रहा है, और उसमें हीट का गेन हो रहा था। मतलब उसमें हीट हम जो है सो हीट सोर्स से सिंक की तरफ जा रहे थे, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ जा रहे थे, और यहाँ पे क्या है, कम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर की तरफ जा रहे हैं, जस्ट अपोजिट वर्क। ठीक है, बाकी एज इट इज़ है, टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर देन T2। यहाँ भी देख सकते हो कि इसका इसका टेम्परेचर T1 ही है ना, तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा है इन कंपेरिजन ऑफ T2, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे थोड़ा समझने की बात है कि यहाँ पे वर्किंग जो है यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे कि यहाँ पे जो वर्क हो रहा है ना, वर्क बाय द सिस्टम, बाय नहीं सॉरी, वहाँ पे क्या था, ऑन द सिस्टम ना, तो इसमें ऑन द सिस्टम उल्टा लिखा गया। ये होगा ऑन द सिस्टम, वर्क ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे मतलब कॉम्प्रेशन, मतलब कॉम्प्रेशन बोलेंगे इसको, कंप्रेशन हो रहा है लिक्विड का। सिस्टम कौन है, सिस्टम तुम्हारा गैस ही तो है। और यहाँ पे क्या होगा, बाय द सिस्टम, इस जगह पे बाय लिखना था, ठीक है। वर्क बाय द सिस्टम, ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब बाय द सिस्टम, मतलब बाय द गैस, एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। इट मीन्स जो गैस है उसको हम लोग वॉल्यूम को घटा रहे हैं, तो वॉल्यूम घटने के कारण टेम्परेचर भी उसका लूज हो रहा है, टेम्परेचर लूज होने के कारण तुम्हारा हीट भी उसका लूज हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम बोल सकते हैं, जस्ट उल्टा काम करता है तुम्हारा हीट इंजन का। नेक्स्ट वन, अब इसमें तुम्हारा इसका इस जगह पे परफॉर्मेंस देखना होता है। मतलब इसमें हम यदि बोलें कि किस तरीके से इसका एफिशिएंसी को बताओगे, तो इसका एफिशिएंसी को नहीं बताया जाता इसमें, इसका एफिशिएंसी नहीं, इसको बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसको जहाँ एफिशिएंसी होना चाहिए वहाँ पे इसको लिखा जाता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब इसका ठंडा करने का क्या परफॉर्मेंस है, उस तरीके से बोल सकते हो। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को अल्फा से इंडिकेट किया जाता है, अल्फा से। तो अल्फा इज इक्वल्स टू, जस्ट उल्टा करना ना, तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था वर्क डन पर यूनिट हीट, वर्क डन पर यूनिट हीट। तो यहाँ पे क्या होगा, हीट पर यूनिट वर्क, जस्ट उल्टा। वहाँ पे क्या था देख लो एक बार फिर से, यहाँ पे आप यहाँ क्या लिखे थे, एफिशिएंसी, दिस वन, वर्क डन, दिस वन, वर्क डन अपॉन हीट। और Q1 सोर्स था, यहाँ पे Q2 सोर्स है, वहाँ पे Q1 सोर्स था, ये Q1 सोर्स था ना, देखो Q1 से Q2 की तरफ जा रहे थे ना। बट इसमें क्या है, इसमें है तुम्हारा Q2 से Q1 की तरफ जा रहे हैं, जस्ट उल्टा। तो सोर्स तो हमारा Q2 हो गया ना, यहाँ पे Q1 तो सोर्स नहीं हुआ।
तो ऐसे सिस्टम में, ऐसे सिचुएशन में लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू Q2/W, जस्ट उल्टा। वहाँ पे हो रहा है वर्क डन पर यूनिट हीट, और यहाँ पे हो रहा है क्या चीज़, हीट पर यूनिट वर्क। हीट पर यूनिट वर्क मतलब जितना हीट यहाँ से हम सप्लाई करेंगे उतना ही ये वर्क यहाँ पे कर पाएगा, जितना यहाँ से हीट लूज होगा उतना यहाँ पे वर्क होगा। तो उल्टा है तो उल्टा लिख दिए इसको, जस्ट, और कुछ नहीं है, जस्ट अपोजिट तुम लिख देना। जब यहाँ पे लिखने का जरूरत पड़ेगा तो लिखना कि रेफ्रिजरेटर इज ए मशीन एंड वर्किंग ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज जस्ट अपोजिट टू द हीट इंजन। ओके, कुछ इस तरीके से आप वहाँ पे लिख सकते हो। तो ये हो गया। अब Q2 की जगह पे एज इट इज रहेगा, और वर्क की जगह पे क्या होगा, Q1 माइनस Q2, यही चीज़ जो उसमें था वही यहाँ भी लिख रहे हैं। ये चीज़ हो गया। तो ये हमारा आ गया कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। यदि आप लिखना चाहो तो उसके लिए थोड़ा सा इसमें कुछ नहीं करना है, कॉमन लेना है। अल्फा इज इक्वल्स टू, ऊपर में Q2 ही रहने दो, और नीचे क्या करो, Q2 कॉमन लो। ये दोनों से Q2 कॉमन लेते हैं, तो Q2 कॉमन लेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या नीचे आ जाएगा कुछ इस तरीके से कॉमन लेने से, और यहाँ पे क्या बचेगा, Q2 तो निकल गया, तो ये कुछ बचा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, Q2 K2 कैंसिल हो जाएगा हमारा यहाँ पे। तो क्या यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा ऊपर 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय Q1/Q2 माइनस 1, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा दो, 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे Q1 की जगह T1 होगा और Q2 की जगह T2 होगा माइनस 1। ये हम पहले बता चुके हैं कि जहाँ पे Q1 वहाँ पे T1, जहाँ Q2 वहाँ पे T2, क्योंकि हीट जो है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तुम्हारा क्या चीज़, टेम्परेचर का। तो यहाँ पे अल्फा का कुछ ये फार्मूला हमारा आ गया। अल्फा का जो फार्मूला है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का जो फार्मूला है वो कुछ इतना आ गया। तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो डायरेक्ट, या फिर इसको और यदि मॉडिफाई करके छोटा करना चाहते तो कर सकते हो। अल्फा इज इक्वल टू क्या हो सकता है, देखो ये तुमको एलसीएम लेना पड़ेगा T2, फिर कोई फ़ायदा नहीं, फिर वही रिजल्ट आ जाएगा, इसलिए फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। फिर भी लिख लेते हैं, देखो T1 माइनस T2, ऐसा ना। T2 नीचे एलसीएम लिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 T2 दिस वन, तो ये T1 हो गया एज इट इज़, T2 यहाँ पे चला जाएगा इस तरीके से, ऊपर क्या 1 है। अब इसको यदि तुम लिखोगे एक्सचेंज करके, इसके नीचे ऊपर वाला के नीचे कुछ नहीं तो 1, इसको एक्सचेंज करोगे तो पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा T2 डिवाइड बाई T1 माइनस T2, ये अल्फा है। मतलब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फिर से, अल्फा इज इक्वल टू T2 डिवाइड बाई T1 माइनस T2, ये चीज़ ठीक है। बाकी तो उधर हम लोग देख लिए थे। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे रेफ्रिजरेटर को समझ सकते हैं और हीट इंजन को भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो यही आज का लेक्चर था हम लोग का। हम लोग क्या देखे कि हीट इंजन जो है वो क्या कर रहा है तुम्हारा, मतलब बाय द सिस्टम वो वर्क कर रहा है, और जो तुम्हारा रेफ्रिजरेटर है वो क्या कर रहा है, ऑन द सिस्टम वर्क हो रहा है। जब ऑन द सिस्टम की बात हो, इसका मतलब हीट का रिलीजिंग हो रहा है। हीट को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिलीज करके हम उसको ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो गया तुम्हारा ऑन द सिस्टम। और बाय द सिस्टम जब हो तब क्या होगा, तब वो होगा तुम्हारा हीट इंजन। मतलब क्या है, उस हीट, हम हीट दे करके उसको क्या करा रहे हैं, वर्क करवा रहे हैं। इसमें हीट लेते हैं, रेफ्रिजरेटर में हीट को ले लेते हैं, और हीट इंजन में हीट को दे करके हम काम कराते हैं। बस सही उल्टा प्रोसेस है, जस्ट उल्टा प्रोसेस है तुम्हारे रेफ्रिजरेटर में। या तो फिर हीट पंप है ना, नाम क्या है इसका, हीट पंप, मतलब हीट को पंप करके सराउंडिंग में ट्रांसफ़र कर देना। एसी भी तुम्हारा क्या करता है, घर में एसी लगाते हो तो रूम के टेम्परेचर को क्या करता है, खींच के बाहर कर देता है, ठीक है। तो रूम के टेम्परेचर को आउट करता है वो, तब जाकर के आपका रूम ठंडा रहता है। Okay, so this is all about of the today lecture. So thank you for watching.